सो हे गाइस, आज हम वेव ऑप्टिक्स को क्लियर करने जा रहे हैं और इसको समझने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट ये चैप्टर थोड़ा इंथुजियास्टिक भी है। तो इसको पहले तो समझेंगे। और इस चैप्टर में एक लॉ है जो एक लाइन का है, विच इज़ एन इक्वल्स 10 IP। ठीक है, मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें फॉर्मूला दे के डरा दिया होगा, बट ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ये एक लाइन 3 मार्क्स की है। ठीक है, तो बाकी चैप्टर में कोई भी लंबा डेरिवेशन नहीं होगा। इस पूरे 2-2 मार्क्स में छोटे-छोटे सवाल आ जाएँगे और उनके 2-2 लाइन के आंसर्स हैं, ठीक है? तो बस इन्हें अच्छे से ठीक से समझना है क्योंकि एग्ज़ामिनर रीज़न्स पूछता है, सिर्फ़ डेफ़िनेशंस नहीं पूछेगा, ठीक है? तो 7 मार्क्स के चैप्टर है, 20 मिनट मुझे मैक्सिमम दो और चलो इसको एक बार समझते हैं। और पहले तो रोड मैप देख लेते हैं कि इस चैप्टर का रोड मैप क्या है। सो इस चैप्टर के अंदर हम 5 चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्सेज़। तो ये जो टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्सेज, ये 2 मार्क्स सिक्योर कर देगी तुम्हारे, अगर तुमने इसको समझ लिया और क्वेश्चन आ गया इससे तो। ठीक है, उसके बाद हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे फिजिसिस्ट में और तुम चिप जब बनाओगे तुम्हें पता चलेगा, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके एक चीज़ होती है। तो तुम्हें आज इसको थोड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाएगा, जिसको कहते हैं हम यंग्स डबल स्लिट। ठीक है, सो इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। एंड फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है जो आज हमें पढ़ना है, विच इज़ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब साउंड वर्सेस लाइट। तो अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारे 2 मार्क्स और सिक्योर हो गए। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है, देन फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा विच विल बी ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ अच्छे से कर लेना क्योंकि ये ब्रूस्टर्स लॉ तुम्हारा किसी भी टाइप में आ सकता है एंड ये तुम्हारे 3 मार्क्स को सिक्योर करके तुम्हारे हाथ में सर्व कर देगा। सो अब टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है इंटरफेरेंस एंड कोहेरेंट सोर्सेस। सो इंटरफेरेंस का मतलब होता है दो वेव्स का मिलना, मतलब किसी भी दो टाइप की वेव्स का मिलना। अगर दो वेव्स ऐसे मिले कि दोनों का क्रेस्ट एक साथ आ गया है, तो वो ऐड हो जाती हैं, ब्राइट स्पॉट। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब एक टाइप की इंटरफेरेंस हो रही है। सो इसी को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से मिले, मतलब ट्रफ से टकराए, तो वो कैंसिल हो जाती है एक दूसरे से, मतलब वो वेव्स हट जाती हैं, मतलब डार्क स्पॉट आ जाता है, यू कैन से। सो इट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव व्हाट, इंटरफेरेंस। सो स्क्रीन पे ये ब्राइट डार्क का पैटर्न बन जाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिंजेस। ठीक है, फ्रिंजेस और ये सारे टॉपिक्स ऐसी चीज़ें हैं ना, जो सेमीकंडक्टर में जब हम चिप बनाते हैं, वीएलएसआई डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के कोर्स को पढ़ते टाइम, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड ये मैटर करते हैं। तो आपका पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों को, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ और अपने चीज़ों को अप्लाई कर पाओ आने वाले चैप्टर्स में। सो अब असली सवाल क्या आता है जो 2 मार्क्स का है, विच इज़ इंटरफेरेंस देखने के लिए सोर्सेस का कोहेरेंट होना ज़रूरी क्यों है। सो कोहेरेंट का मतलब पहले तो समझो कि कोहेरेंट का मतलब क्या है। दो सोर्सेस कोहेरेंट है अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो और बदलता नहीं है, तो इसको हम कोहेरेंट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब मेरा क्या है कि कोहेरेंट का मतलब पहले समझना है, विच इज़ दो सोर्सेस कोहेरेंट तब होंगी अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है और बदलता नहीं है। अब सोचो अगर वो कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा। देखो हो क्या रहा है, विच इज़ कि एक मोमेंट पे स्क्रीन के एक पॉइंट पे दो क्रेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, सो उससे क्या होता है, ब्राइट लाइट आती है। लेकिन अगर मोमेंट फेज बदल गया, ठीक है, मतलब अगर अगले मोमेंट में फेज बदल जाए, तो वही पॉइंट पे क्रेस्ट और ट्रफ मिल जाते हैं। सो उस क्रेस्ट और ट्रफ के मिलने से डार्क हो जाता है स्पॉट। सो इसको हम लाइट एंड डार्क कहते हैं, ब्राइट एंड डार्क कहते हैं। सो हर पॉइंट कभी ब्राइट होगा कभी डार्क होगा, और ये जो मूवमेंट होगी ना इतनी तेज़ी से बदलती है कि आँख उसको एवरेज कर देती है, मतलब उसको एक एवरेज निकाल देती है आँख देखने से। और उसका रिजल्ट क्या होता है, पूरी स्क्रीन एक जैसी रोशनी दिखती है, मतलब पूरी स्क्रीन रोशन दिखती है। कोई भी एक पैटर्न नहीं दिखता है कि कोई भी पॉइंट डार्क है या फिर कोई भी पॉइंट ब्राइट है। ठीक है, सो ये भी है। अब फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर ना ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम के अंदर पूछ लेंगे कि वाई आर कोहेरेंट सोर्सेज नेसेसरी। कोहेरेंट सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सो इसका आंसर सीधा लिखना, इनकोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज से आने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस बदलता रहता है। ठीक है, मतलब इनकोहेरेंट सोर्स के आने वाली वेव्स का जो फेज है वो डिफरेंस बदलता रहता है। स्क्रीन के जिस पॉइंट पे एक इंस्टेंट से दो क्रेस्ट मिल गई, तो वो पॉइंट ब्राइट हो जाती है। ठीक है, और अगले इंस्टेंट वहाँ पे कोई भी सोर्स और कोई भी ट्रफ आ जाते हैं, तो वहाँ पे पॉइंट डार्क हो जाता है। ठीक है, डार्कनेस बन जाती है।
सो इसलिए पैटर्न स्थिर नहीं रहता, वो पूरे स्क्रीन पे एक समान रोशन दिखता है। और इसको हम मतलब इसका सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, मतलब अगर इसको सस्टेन करना है इस इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए, तो इसका फेज़ डिफरेंस कंस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से। एंड इसके बाद इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, व्हिच इज़ यंग्स डबल स्लिट। अब यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, विच सेज कि एक लाइट सोर्स जिसमें दो पतली स्लिट्स हैं और एक पीछे स्क्रीन है, दोनों स्लिट से लाइट से निकलती है, मतलब दोनों स्लिट से लाइट निकल रही है और स्क्रीन पे जाके मिल रही है। लेकिन हर पॉइंट पे दोनों का जो रास्ता है वो अलग और लंबा होता है, ठीक है। उसको फ़र्क बोलते हैं, जिसे हम हिंदी इंग्लिश में कह देंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों दो टाइप के होंगे, एक ब्राइट फ्रिंज होगा जो कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, उसमें पाथ डिफरेंस एन डेल्टा डार्क होता है, ठीक है, लैम्डा डार्क होता है। और एक होता है फ्रिंज जो डिस्ट्रक्टिव होता है, जिसका पार्ट डिफरेंस होता है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। एंड फिर वही है, विड्थ होती है उसकी, तो कितनी विड्थ होगी, दोनों के बीच का जो स्पेस है हमने विड्थ बोल दिया उसको। सो अगर पार्ट डिफरेंस पूरा वेवलेंथ का मल्टीपल है, जो कि एन लैम्डा होता है, तो दोनों क्रेस्ट साथ आएंगे, मतलब ब्राइट हो जाएगा। और अगर वो आधे वेवलेंथ का ऑड मल्टीपल है, तो क्रेस्ट ट्रफ से मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, डार्कनेस होगी। और फ्रिंज विड्थ क्या होती है? फ्रिंज विड्थ कुछ नहीं होती है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होती है हमारी फ्रिंज विड्थ। लैम्डा डी अपॉन डी, मतलब कैपिटल डी अपॉन डी, ठीक है। हमारा कैपिटल डी डी है स्क्रीन की जो दूरी, और स्मॉल डी है हमारी स्लिट के बीच की दूरी, ठीक है। सो इससे दो बातें निकल के आती हैं, विच इज स्क्रीन को दूर करो, फ्रिंजेस चौड़े हो जाएंगे, ठीक है। और स्लिट्स को अगर पास लाओ तो भी चौड़े हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज़ थी जो हमारा डबल यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है हमारा, इसको याद करके रखना कि मतलब इसके डायग्राम को भी इमेजिन कर लेना और इसकी पूरी साइकेट्री भी समझ लेना कि कैसे काम करती है। बाकी एन एन लैम्डा डार्क, ठीक है, एन लैम्डा हमारा डार्क के लिए होगा। एंड उसके बाद 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 इज़ फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज। एंड फ्रिंज विड्थ हमारी होगी बी इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आ जाता है डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन क्या होता है, अब हम समझते हैं। सो डिफ्रैक्शन का मतलब है वेव का किसी ऑब्स्टैकल के अराउंड मुड़ जाना, ठीक है, सीधा ना जाना। अब ये एक सवाल जो तुमने सब मतलब शायद कभी सोचा हो, विच इज़ कि दीवार के पीछे अगर खड़े हो, आवाज़ सुनाई देती है ना, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? दोनों तो वेव्स हैं, साउंड भी और लाइट भी। फिर साउंड मुड़ के आ गई और लाइट क्यों नहीं आई? और ये 2 मार्क्स का पूरा सवाल है, ठीक है? जब जवाब इसका वेवलेंथ के अंदर है, ठीक है? वेवलेंथ में। सो इसको भी समझना, व्हिच इज़ कि इसको याद रखना, ठीक है? एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये तुम्हारे काम आएगा। व्हिच इज़ अगर साउंड जो है ना, हमारी साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो 15 मिलीमीटर होती है। मतलब 15 एमएम से लेके 15 मीटर तक जाती है और ये कंपैरेबल होती है, मतलब इसमें डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है? बट जो लाइट होती है हमारी, वो होती है 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर। बहुत छोटी होती है, इसमें डिफ्रैक्शन दिखता भी नहीं है। सो डिफ्रैक्शन तभी दिखता है जब ऑब्स्टेकल का साइज़ वेवलेंथ के कंपैरेबल हो। मतलब साउंड का वेवलेंथ 15 मिलीमीटर से 15 मीटर तक होता है और दरवाज़ा, दीवार, आदमी, ये सब उसी रेंज के अंदर है, ठीक है? तो साउंड आराम से मुड़ जाती है। लाइट का वेवलेंथ 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर, समझ रहे हो? उसके कंपैरिज़न कोई रोज़ की चीज़ से नहीं हो रही है, ठीक है? इसलिए लाइट का डिफ्रैक्शन होता तो है, लेकिन इतना कम कि वो दिखता ही नहीं है। तो वो आंसर लिखने का तरीका, दोनों के वेवलेंथ्स को बताओ, फिर बोलो कि ऑब्स्टैकल साउंड की वेवलेंथ के कंपैरेबल है और लाइट के नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है हमारी पूरी डिफ्रैक्शन, कि हमें समझ में आ गया कि साउंड क्यों ट्रैवल करती है, लाइट क्यों ट्रैवल नहीं करती, ठीक है? तो इसके हमने समझ लिया है, मतलब साइकोलॉजी बिहाइंड इट समझ ली है। So after that which comes next topic, which is also said as polarization and Brewster's law, which is very important. अब समझते हैं पोलराइजेशन को, और इस चैप्टर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन यही से आता है। पहले ही एक ज़रूरी बात समझ लेते हैं। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब उसका वाइब्रेशन ट्रैवल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ट्रैवल डायरेक्शन जो हो रही है लाइट की, वाइब्रेशन की, आई मीन, वो उसके परपेंडिकुलर होता है और वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने पर मजबूर कर देना, ठीक है?
इसका मतलब एक अगर एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, व्हिच सेज़ कि पोलराइज़ेशन ये प्रूव करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है? और मतलब साउंड थोड़ी लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए साउंड को पोलराइज़ नहीं किया जा सकता। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, इसलिए लाइट को किया जा सकता है, क्योंकि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है। बट जो हमारी साउंड होती है, वो साउंड ट्रांसवर्स वेव नहीं होती, क्योंकि उसको पोलराइज़ नहीं किया जा सकता। वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, राइट? दैट्स व्हाई हमने समझा था कि वो दीवार के आर-पार क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो आर-पार चली जाती है। और अगर एक बड़ी बात इसमें समझें, साउंड को पोलराइज़ इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल है, हमने ये समझ लिया। तो पोलराइज़ेशन ही प्रूफ है कि लाइट एक ट्रांसवर्स है। अब इसके बाद अगर हम समझें, तो आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक व्हिच सेज़ ब्रीवर-स्टॉस लॉ क्या कहता है? जब लाइट किसी सरफेस पर गिरती है ना, थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी रिफ्रैक्ट होती है। अब एक ख़ास एंगल होता है, ऐसा होता है जहाँ पे रिफ्लेक्ट लाइट पूरी तरह प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, ठीक है? मतलब पूरी तरह प्लेन पोलराइज हो जाती है। उस एंगल को हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, या फिर ब्रीव स्टार एंगल, जिसको हम आईपी भी कहते हैं, आई एन पी, ठीक है? सो ये मतलब हमें इसका पूरा ग्राफ भी होता है, तो तुम्हें इस चीज़ को समझ के रखना है कि ब्रूस्टर्स लॉ के अंदर एक ब्रूस्टर्स एंगल करके है, जो एक ऐसे पोलराइजिंग पोलराइजिंग एंगल पे पड़ती है, मतलब एक प्लेन पोलराइज्ड, पूरी तरह प्लेन पोलराइज्ड जगह पे पड़ती है, जिसकी वजह से एक ब्रूस्टर एंगल बनता है, एक पोलराइज्ड एंगल बनता है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी समझनी ज़रूरी थी। एंड उसके बाद ये भी समझना है कि और उस एंगल के अंदर एक ख़ास चीज़ ये होती है, विच सेज़ कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। ये 2 बातें ही ब्रूस्टर्स लॉ है, ठीक है? मतलब ब्रूस्टर्स लॉ ऐसे ही प्रूव होती है। अब जो 4 चीज़ें तो तुम्हें समझनी ज़रूरी है, वो फ़ॉर्मूला बॉक्स है, विच इज़ n इक्वल्स टू 10 आईपी, ठीक है? उसके बाद पोलराइजिंग एंगल पे रिफ्रैक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन होती है, कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होती है, और रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्रीज पे होती है। फॉर्मूला इसका n इक्वल्स 10 IP है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल है, और बस हमें यही चीज़ समझनी थी, 2 चीज़, कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लें कि व्हाट इज़ ब्रीवस्टार्स एंगल, एंड उसको थोड़ा इलैबोरेट करो, तो उसका फॉर्मूला तुम लिख सकते हो n इक्वल्स 10 IP, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टैन ऑफ पोलराइजिंग एंगल, एंड बस, ठीक है? बस ये लिख दो, हो जाएगा काम। और एक न्यूमेरिकल अगर हम देखें, तो ये पेपर में आ रखा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? तो न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन आएगा, एंगल ऑफ मैक्सिमम पोलराइजेशन फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्रीज, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया था, एन इक्वल्स वो 10 IP, ठीक है? सो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एन इक्वल्स tan 60, 1060 इक्वल्स विच इज़ √3। सो ये हमारा आंसर हो गया, √3 हमारा आंसर है। ये 2 मार्क्स मिल गए तुम्हें। अब 3 मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन देखे, जिसके 3 हिस्से हैं, और लोग यहीं पे मार्क्स खो देते, ठीक है? तीसरा सवाल ये पूछ लेते का कि द वैल्यू ऑफ ब्रीस्टर एंगल फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिफरेंट फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसका रीज़न दीजिए, गिव रीजंस। अब इसके लिए एक बार सोचो, n इक्वल्स 10 IP, ठीक है? तो अगर n बदले, तो IP भी तो बदलेगा। और पिछली वीडियो से याद करो मैंने क्या बोला था, n हर कलर के लिए अलग होता है, मतलब n नंबर जो होता है वो हर कलर के लिए अलग होता है, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग है। तो आंसर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अलग कलर के लिए अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए हर कलर का पोलराइजिंग एंगल अलग होगा, ठीक है? तो ये चीज़ याद अच्छे से रखना। और इसके बाद हमारा एक लॉ जो होता है, जो हमने अभी तक बात नहीं करी है, जो कहते हैं मैलिस लॉ करके, ठीक है? मैलिस लॉ, बस ये सुनने के लिए याद रखना कि मैलिस लॉ क्या होता है। उसका फॉर्मूला लिख अगर पूछ ले तो लिख देना, I इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बस पहचान लेना, डिराइव मत करना, ठीक है? अगर कहीं पे लिख दे कि I0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैलिस लॉ करके एक है, मैलिस लॉ को टिक कर देना। ये 1 मार्क या 2 मार्क में आ सकता है ज़्यादा, तो इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो इसको एक बार देख लेते हैं। सो अगर एग्ज़ाम सेक्शन उठा के देखें, तो हमें पता लगता है कि क्वेश्चन जैसे फर्स्ट हो जाता है 2 मार्क्स का, व्हिच सेज़ व्हाई आर कोहेरेंट सोर्सेस नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न? ये तुम बताओ।
कि अगर कोई कोहेरेंट सोर्सेस नेसेसरी क्यों होता है, अगर मतलब जब वो प्रोड्यूस करता है एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए कोहेरेंट सोर्स क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अब इसका आंसर सिंपल है कि फेज़ डिफरेंस बदलता है, तो हमारा जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न शिफ्ट होता है और पैटर्न शिफ्ट होने की वजह से स्क्रीन पे जो इल्यूमिनेशन है, जो इल्यूमिनेट हो रहा है, वो यूनिफ़ॉर्मली दिखता है, मतलब वो इक्वली दिखता है, ठीक है? तो अगर पैटर्न डिफरेंस बदल रहा है, सो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन पे जो भी हमें इल्यूमिनेशन दिख रही है, वो यूनिफ़ॉर्म हो जाती है, ठीक है? सो सेकंड क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्रैक्शन इज़ very common phenomena in case of sound but not in the case of light। तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है कि दोनों वेवलेंथ्स बताओ। पहले तो बोल दो कि 15 मिलीमीटर से 15 मीटर होती है साउंड की, एंड वर्सेस कर दो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होती है लाइट की, ठीक है? सो ऑब्स्टेकल्स साउंड के कंपेरेबल हैं बट लाइट के कंपेरेबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि मतलब हमारा जो ऑब्स्टेकल होगा वो हमारी दीवार के कंपैरेबल है, मतलब आई मीन सॉरी, साउंड दीवार के कंपैरेबल है, बट जो हमारी लाइट है वो दीवार के कंपैरेबल में नहीं है। सो उसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा। उसके बाद हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है विच स्टेट्स दैट स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रीवर-स्टॉर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। द वैल्यू ऑफ ब्रीवर-स्टॉर्स एंगल फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज डिफरेंट फॉर लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। गिव रीज़न। तो इसका बहुत ईजी आंसर विच इज स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट्स में लिख दो, पूरी अपनी स्टेटमेंट्स लिख दो, ठीक है? उसके बाद लिख दो n इक्वल्स 10 IP माइनस 1। उसके बाद डायग्राम बना दो 90 डिग्री के मार्किंग्स वगैरह करके। उसमें फिर एक एक रीज़न दे दो कि n वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो इससे तुम्हारे 3 मार्क्स हो जाएंगे। सॉरी, वो 10 IP माइनस 1 नहीं था, 10 IP था, सो डोंट माइंड मी। सो इसमें तुम्हें 3 मार्क्स पूरे मिल गए। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है, which says the angle of maximum polarization for a certain medium is 60 degree, calculate the refractive index। तो बहुत इजी, n इक्वल्स tan 60 होता है, तो हमारा 3 होगा, तो √3 होगा, √3 हमारा आंसर हो गया। इन 4 क्वेश्चंस में 7 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो रहे हैं, और देखो तीनों के एग्जाम्पल मतलब एक्सप्लेनेशन वाले हैं, इसमें ज़्यादा कोई ब्रेनस्टॉर्म मांग नहीं रहा है। तो इस चैप्टर में तुमने लिखना आना चाहिए, कैलकुलेट करना नहीं आना चाहिए। लिखना अगर आएगा तो तुम्हें उतने मार्क्स मिलेंगे। 2 टिप्स मैं तुम्हें दूँगा इस टाइम, व्हिच इज़ पहला, ब्रू स्टार वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसमें 90 डिग्री का एंगल मार्क करना है, ठीक है? वो अलग मार्क है। दूसरा, रीज़न देने, गिव रीज़न वाले हिस्से को छोड़ना मत। लोग स्टेटमेंट लिखकर आगे बढ़ जाते हैं और पूरा मार्क छोड़ देते हैं, ठीक है? तो जितने भी गिव रीज़न वाले हिस्से हैं, उनको छोड़ना मत, उनको अच्छे से कवर कर लेना। अब हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, फटाफट से अब रीकैप कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ पाएँ। तो आज हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, चलो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कोहेरेंट, व्हिच इज़ कोहेरेंट इक्वल्स फेज़ डिफरेंस। सो जो हमारा फेज़ डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ये बात तो हमें याद रखनी है। फिर हमने पढ़ा इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट क्या होता है, जितना पैटर्न अगर शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से जो यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेशन दिखेगी स्क्रीन पे, वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पे जो दिखने वाली इल्यूमिनेशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो ये भी याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर पाथ जो हमारा पाथ डिफरेंस ब्राइट है तो उसका एन लैम्डा हो गया, अगर डार्क है तो 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 हो गया, और अगर हमें बीटा है तो फिर बीटा हमारा लैम्डा डी अपॉन डी हो जाता है, ठीक है? कैपिटल डी अपॉन डी। उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइक हमारा डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन तब होता है जब ऑब्स्टिकल वेवलेंथ के इक्वल हो, ठीक है? मतलब डिफ्रैक्शन तब जब ऑब्स्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वेवलेंथ। एंड साउंड का जो होता है हमारा, वो होता है 15 मिलीमीटर से 15 मीटर, जो हो सकता है पॉसिबल बाईपास होना। एंड लाइट का जो होता है 0.4 से 0.7 होता है, जो कि नहीं दिखता है, मतलब दिख भी नहीं सकता बिल्कुल, तो फिर कैसे ही जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा पोलराइजेशन के ऊपर। पोलराइजेशन प्रूव करता है कि जो हमारी लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमने 8th पॉइंट जो पढ़ा, विच इज़ ब्रूस्टर, विच स्टेट्स दैट n इक्वल्स टू 10 IP, ठीक है? 10 IP, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हमने पढ़ा पोलराइजेशन एंगल पे रिफ्लेक्टेड इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड, मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्रैक्शन के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो यहाँ तुम्हारे मार्क्स सिक्योर हो रहे हैं। और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा, विच इज़ IP के हर कलर के लिए अलग होगा,
क्योंकि एन वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब जो उसका नंबर होगा वो वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी हर कलर की अलग होगी। सो हर कलर के हिसाब से उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है। अब ये जो तुम्हें 10 लाइन बताई है इसमें 7 मार्क्स मिल गए हैं, और आज का होमवर्क थोड़ा-सा अलग है, ये चैप्टर लिखने का है, तो ब्लैंक पेज पे वो 2-2 मार्क्स के आंसर पूरे-पूरे लिख के देखो, और कोहेरेंट सोर्सेज़ वाले और डिफ्रैक्शन वाले, ठीक है? तो 2-3 लाइन में लिख लेने हैं, बस 2-3 लाइन में, ज़्यादा उससे मत करना। लेकिन लिख के देखो, सिर्फ़ सोच के मत छोड़ना, ठीक है? एग्ज़ाम में भी लिखना ही है क्योंकि। सो अगली वीडियो में हम फ्लूइड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, फ्लूइड्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें 6 मार्क्स सिक्योर्ड हैं और पूरे फ़ॉर्मूला बेस्ड होंगे। सो इससे भी ज़्यादा आसान होगा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय, सी या।